हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलो भाई, आज बात करते हैं कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉ। और सर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। सर, इतना सारा बहुत 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 क्यों बोल दिया आपने? क्योंकि यार मुझे इस चैप्टर पे ऐसा लगता है कि ये भाई इकलौता एक तरफ है। आप हर बारी ऐसे बोल रहे हो रैपिड रिवीजन में 29 मार्क्स का आया था, आप बताओ। 29 मार्क्स का ये चैप्टर आता है पेपर के अंदर, एलओडीआर। जी हाँ, दिस वाज देयर फॉर 29 मार्क्स इन द ईयर 2022 ओनली। जून 2022 में 29 मार्क्स का आया था और दिसंबर में 26 मार्क्स का। अच्छा, अभी अभी भी 15 नंबर का आराम से आने की उम्मीद है इसकी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। ये वो कहता है कि भाई मैं हूं फेवरेट। फेवरेट ये, जैसे वो कहते हैं ना, कमला पसंद की बात बात नहीं मैं करूंगा, है नहीं। एग्जामिनर की पसंद इज एलओडीआर। चल, अब एक एक करके बात करते हैं। कह रहे सर आपने एलओडीआर पढ़ा होगा। हाँ रे, मैंने नहीं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तुम लोगों ने। मैंने को तो आता ही है यार। देखो, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन हमारे को नवनी मैम भी पढ़ाते हैं, है ना। सेक्शन नंबर 149 में आप पढ़ते हो। और यहां भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बताता है कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होना चाहिए। एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, नॉमिनेट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। इनमें से क्या विच इज नॉट कवर्ड इन क्वालिफिकेशंस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एलओडीआर। क्या सर, इनमें से क्या एक क्वालिफिकेशन, क्या एक कंडीशन नहीं है। हु इज, जो प्रमोटर ना रहा हो, ना कंपनी का, ना उसकी होल्डिंग का, ना सब्सिडरी का, ना एसोसिएट का। मैंने कहा ठीक है, ये तो एक कंडीशन है। कह रहा जिसके रिश्तेदार, सर रिश्तेदार, हाँ जिसके रिश्तेदार, नन ऑफ हुज रिलेटिव्स इज एन इन डेट टू द कंपनी। या तो कंपनी, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट। भाई कंपनी आएगी साथ में तो होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट साथ में लेकर आएगी। जैसे सीधी सी बात है, राजमा आएंगे तो राइस आएंगे ही आएंगे। कह रहा अब अमाउंट कितना ये नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अमाउंट नहीं बताया तो। कह रहा अब या तो वो इंसान खुद, या तो उसका कोई रिलेटिव कंपनी में केएमपी की पोजीशन पर ना हो, जैसे एक कंपनी सेक्रेटरी होता है। ओ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हमारे को बताता है केएमपी की डेफिनेशन के बारे में। कह रहा सर जो क्या हो, हु इज लेस देन एज ऑफ 21 ईयर्स। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए, ये डायरेक्टर बनने के लिए भाई डिन नंबर तो लेकर आ जाओगे, पर इधर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्राइटेरिया के अंदर उसने बोला है कम से कम 21 ईयर्स का आपका डायरेक्टर होना चाहिए। अब इसी को थोड़ा सा घुमा देते हैं। सर विजय सालगांवकर कौन? ये सिंगम टू, वो दृश्यम 2 वाला। हाँ वही, जो 2 अक्टूबर को पंजिम गया था, 3 अक्टूबर को वापस आया था स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग में। हाँ, बात करूंगा, ये फैक्ट्स में वाली बात है, जेआईजीएल में पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ। छोड़ो, उनको इन्फोसिस के अंदर ऑफर किया गया कि हम आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाते हैं, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पे लेकर आते हैं। और उनकी वाइफ, जिनका नाम है कैटरीना, उसकी बीवी का नाम तो कुछ और था, उसकी बीवी का नाम छोड़ो, तुम पढ़ाई करो यार। उनकी वाइफ, जिनका नाम कैटरीना है, उनके पास 40 लाख रुपीस के शेयर हैं, किसके? इन्फोसिस की सब्सिडरी कंपनी। 40 लाख रुपए के शेयर हैं, हाँ, एज पर मार्केट वैल्यू। विजय ये जानना चाहता है कि क्या वो एलिजिबल है, क्या उसको इन्फोसिस में अपॉइंट किया जा सकता है या उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी वाइफ के पास 40 लाख रुपीस तक के शेयर्स हैं। 40 लाख रुपए के शेयर हैं सर, बताओ क्या ऐसा हो सकता है? सर एलिजिबल है सर। कैसे? सर देखो, इसकी ना एक कैलकुलेशन होती है। अच्छा, कैलकुलेशन में क्या क्या होता है? यार देखो, 50 लाख रुपीज ऑफ पेड अप, 50 lakhs ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, सॉरी 50 lakhs ऑफ फेस वैल्यू, और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये दोनों ही स्ट्रेट अवे इनमें आते हैं। और विच एवर इज स्ट्रेट अवे बींग टर्म्ड एज, इनमें से जो भी एक्सेस हो, इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज, कह रहा सर इनमें से मैं हिसाब लगा लूंगा, और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और सच हायर सम एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। इनमें से वैल्यू निकाल लेना, जो भी वैल्यू निकल कर आ रही है उस वैल्यू के हिसाब से, अगर नंबर से कम हो तो ठीक है, नंबर से ज्यादा हो तो बाहर हो गए। अब ध्यान रखना, ये फेस वैल्यू है, इसने यहां पर क्या बोला है? मार्केट वैल्यू बोला है, इसलिए मैंने बोल दिया सर एलिजिबल है। ओके, अब सेम क्वेश्चन को अगर रेफर करें, जो विजय सालगांवकर है, उस विजय सालगांवकर का जो बेटा है, ठीक है, ही इज अपॉइंटेड एज कंपनी सेक्रेटरी इन द इन्फोसिस। अब ये एलिजिबल है? नहीं सर, अब ये एलिजिबल नहीं। क्यों? क्या दिक्कत है? शेयर्स ले रखे थे, मालिक था, तब दिक्कत थी। कह रहा हाँ, who neither himself or nor through any of his relatives
होल्ड्स दैट और हेल्ड द पोजीशन ऑफ द केएमपी, और या तो फिर उस कंपनी का एम्प्लॉय रहा हो उस कंपनी के डायरेक्टर के लेवल पर या फिर किसी और लेवल पर, लेटर से प्रोमोटर ग्रुप में रहा हो और इन द लास्ट 3 years। ओ अदर देन केएमपी चलेगा, अदर देन केएमपी चलेगा, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी केएमपी में आता है इसलिए इसको कंसिडर नहीं करूंगा। नो, ही इज नॉट एलिजिबल नाउ, बाहर कर दूंगा। इकलौता चैप्टर, इसमें से अगर बनाना चाहो 100 क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, तो इसलिए बहुत अच्छे से चीजों को समझ के चलना। एक लिस्टेड कंपनी ने क्या करा, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करा एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। इनमें से वो क्या क्या काम करेगा? सर, पहले की रेगुलेटरी प्रोविजंस जितने भी हैं सबको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करेगा। लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना क्या होता है कि भाई जैसे मास्क लगाते थे कई लोग, मास्क ले आऊं मैं उठा के, मास्क लेकर आता हूं। लेटर एंड स्पिरिट का क्या मतलब होता है, जिस तरीके से लॉ ने आपको बोला है उस तरीके से आप उसे फॉलो कर रहे हैं। देखो अब समझो, कोरोना में बोला गया कि मास्क लगाओ, सिर्फ ध्यान से समझना लेटर एंड स्पिरिट क्या है। तो ये है सही तरीका मास्क लगाने का, ठीक है, ये है लेटर एंड स्पिरिट। लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं मास्क कोरोना में, अभी नहीं, अभी तो ऐसे भी लगा सकते हैं। अब इससे चालान तो नहीं कटेगा, पर आपने लॉ को पूरा कर दिया। कई ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, चालान तो नहीं कटेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई तो ऐसे भाई एक ही खिड़की पर टांग देते हैं, ऐसे टांग के पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, क्या दिक्कत है? ठीक है, बट बात को समझो कि जिस तरीके से लॉ को फॉलो करने के लिए बोला गया है उसी तरीके से फॉलो करना है। बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करना, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ कोऑर्डिनेट करना और सही प्रोसीजर्स के साथ सही रिपोर्ट्स को फाइल करना। सर, ये सारे ही काम कंपनी सेक्रेटरी को करने होते हैं। हाँ, ये सब करेंगे हम, यस। अच्छा, अब जब मैं बात कर रहा हूं प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को दो तरीके से रखा जाता है। पहला जो परमानेंट नेचर के हैं, और दूसरे जिन्हें कितने साल के लिए प्रिजर्व करना है, एटलीस्ट फॉर 8 years। दो तरीके के डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, कंपनीज एक्ट में भी सेम प्रोविजन है। अगली बात पे आता हूं, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसे बहुत ध्यान से समझ के चलना। ये मैंने इसलिए इस पे क्वेश्चन नहीं बनाया, यहां पे 10 क्वेश्चन बना देता, पर ये तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए, छपा होना चाहिए। अगर नहीं छपा हुआ, इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, एक वुमेन होनी चाहिए। अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है या चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव है तो उस हिसाब से हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फंडा आता है। अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है और प्रोमोटर प्रोमोटेड ऑफ द लिस्टेड एंटिटी इज एनी अदर प्रोमोटर, कह रहा सर देखो, तो उस सिनेरियो में 50%, और अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यार अब इस बारे में धीरे धीरे करके बात करते हैं कि हमारे यहां पर ये बोला गया कि सर टॉप की 1000 एंटिटीज, मतलब टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज जो इंडिया में है, 1 अप्रैल 2019 की बात है, और टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज को कम से कम 6 डायरेक्टर अपने यहां रखने हैं। ट्रू है भाई, बिल्कुल ट्रू है, ऐसा उनको करने के लिए बोला गया कि आपके पास ऐसा नहीं है जो आप करते हो कंपनीज एक्ट में कि भाई मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, मिनिमम 3। कंपनीज एक्ट के लिए ठीक है, बट यहां अगर आ जाओगे लिस्टेड कंपनी की बात करेंगे तो फंडा अलग होगा, और आप एक लिस्टेड कंपनी में ही अपॉइंट होने वाले हैं। सर, वहां डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करा तो चालान भी बड़ा महंगा है यार। देखो, अब कालीन भैया, कालीन भैया कौन, मिर्जापुर वाले। कालीन भैया को रिक्वेस्ट करा रतन टाटा जी ने कि अब भाई मैं तो रिटायर हो रहा हूं, तुम आ जाओ और तुम्हारे को हम यहाँ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाते हैं। पर पता चला कालीन भैया वहां तो यंग दिख रहे थे, बट ही एक्सीड्स द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 75 ईयर्स। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लिए 75 ईयर्स की एज मैक्सिमम है, वो उसको भी एक्सीड कर रहे हैं। कह रहे सर अब क्या करें? मैंने कहा अब एक काम करो, कह रहा ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, बट कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी, स्पेशल रेजोल्यूशन, कोई रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, या यूनानिमस यानी कि 100% मेजोरिटी वाला स्पेशल रेजोल्यूशन। 75 की एज से ज्यादा है तो। कह रहा सर अब इसके साथ साथ एक दो काम और है। कुछ ऐसी कंपनी स्ट्रेट अवे निकल कर आई जिनको ये बोला गया, टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज, उनको बोला गया कि जो आपका कोरम होगा ना आपकी बोर्ड मीटिंग का, वो कितना होगा? 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, और बच्चा क्या लिखेगा फटाफट? 1/3 और 2 सर, विच एवर इज हायर। शाबाश, शाबाश, मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो कौन? मैं। यही तुमने गलती कर दी, यही तो एग्जामिनर चाहता था कि तुम गलती करो और तुमने कर दिया। यहाँ आंसर है 3, और 3+1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये है कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। ओह, ऐसा क्या? इनमें से किसको एटलीस्ट साल में 2 बार मीटिंग करने की जरूरत है?
नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी को, ठीक है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी को, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को, या ऑडिट कमेटी को। कम से कम साल में 2 बार मीटिंग करनी ही करनी है। जी हाँ, कम से कम साल में 2 बार मीटिंग करनी ही करनी है। सर नॉमिनेशन को, इसको साल में 1 बार करनी होती है। स्टेक होल्डर को, इसको भी 1 ही बार करनी होती है। ऑडिट को छोड़ो, जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, इसको एटलीस्ट साल में 2 बार मीटिंग अपनी करनी ही करनी है। ठीक है सर, ठीक है, परेशान नहीं होना। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी कमेटी ऐसी है जिसको मीटिंग करनी होती है अपने मेंबर्स के साथ मुटांडिस मुटांडिस, ठीक कंपनी के बोर्ड मीटिंग्स की तरह। जैसे एक कंपनी में बोर्ड मीटिंग होती है तो 4 बोर्ड मीटिंग है और 2 के बीच का जो गैप है मैक्सिमम 120 डेज का है। हाँ, सेम तरीके का फॉर्मेट इनमें से कौन सी कमेटी को अडॉप्ट करना होता है? सर ये दोनों को तो नहीं करना होता, ये वहां पर था, तो ये आपका आंसर है। स्मार्ट चलना है, आंसर नहीं पता तो भी ऐसे चल सकते हो, पर एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन देगा नहीं बच्चे। अगली बात पर आता हूं। एक दीनदयाल मेरे दोस्त हैं, उनको ये बोला गया कि हम आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाते हैं एक लिस्टेड कंपनी के अंदर, पर वो ऑलरेडी एक जगह पर होल टाइम डायरेक्टर हैं और 3 जगहों पर 3 लिस्टेड कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। क्या वो आगे अपॉइंट किए जा सकते हैं? भाई एचडीएफसी बैंक की साइड से ऑफर आया, बताओ क्या किया जाए? सर एचडीएफसी बैंक से ऑफर आया उनको, हाँ, मना करना नहीं चाहते बेचारे, कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया है, बताओ क्या कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड। तो ऐसा क्या है? यस, अब देखो ध्यान से सुनो। अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन मोर देन 8 लिस्टेड एंटिटीज 1 अप्रैल 2019 के बाद से, और मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज कर दिया गया 2020 में जब अमेंडमेंट आई। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप नहीं हो सकते 7 लिस्टेड कंपनी से ज्यादा में। अगर कोई इंसान, टोटल नंबर वैसे कितना है 7, अगर आप फिर भी कहीं पर होल टाइम डायरेक्टर हो या फिर आप कहीं पर मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तो आपके लिए ये लिमिट कितनी हो जाती है? 3। अगर यहां पर ये सिर्फ इतना बोलता कि एक इंसान मैक्सिमम कितनी लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, तो 7। ओके सर, ऐसे ही एक क्वेश्चन एक और बनाया। एक डायरेक्टर कितनी कमिटीज के अंदर मेंबर हो सकता है और कितनों का चेयरपर्सन हो सकता है? ही कैन बी अ मेंबर ऑफ 10 कमिटीज एंड चेयरमैन ऑफ 5 कमिटी। अब एक और बात बहुत ध्यान से सुनने वाली कि बेटा, अगर मैं आपको कहूं कि एक इंसान स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का चेयरमैन है और ऑडिट कमेटी का भी चेयरमैन है, सेम कंपनी में है, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज 2 कमिटीज। अच्छा, ऐसा क्या? और जब भी आप हम इस बारे में बात करते हैं, सर ऑडिट कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी को अलग अलग कंसिडर करते हैं जब भी हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबरशिप या चेयरमैनशिप कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कमिटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। किसको कंसिडर नहीं करते? फॉरेन कंपनी को कंसिडर नहीं करते, बिल्कुल भी। प्राइवेट कंपनी को भी नहीं करते। हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी को भी कंसिडर नहीं करेंगे। ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों कंपनीज को हम कंसिडर नहीं करने वाले कि भाई नमस्कार आदाब राम राम, नहीं करना है मेरे को तुम्हारे यहाँ का। ओ, इनमें से which shall not be considered as a related party transaction, इनमें से क्या एक related party transaction नहीं है? ओ, ठीक है सर, आओ देखते हैं इनमें से क्या एक related party transaction नहीं होने वाली है। related party transaction हमने पढ़ा है ना ऐसा कुछ? हाँ, देखते हैं, चलो। कह रहा अगर आप सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हो प्रेफरेंशियल बेसिस पर, आप सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हो, राइट इशू, बोनस इशू, या कोई बायबैक कर रहे हो, आपने फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया किसी एनबीएफसी से या किसी शेयर होल्डर से या पब्लिक से, कह रहा सर ये सारी की सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थोड़ी है, ये तो नॉर्मल है, हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 62 में, हमारे को नवनी में हमने पढ़ाया था। ओ, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट भी पढ़ाया उन्होंने हमारे को। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, ये तो तुम लोगों को याद है तो और अच्छी बात है। अगली बात पे आता हूं। इनमें से क्या एक रिलेटेड पार्टी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? क्या एक रिलेटेड पार्टी याद है? ऐसा कुछ डायग्राम वगैरह बनाया होगा तुम लोग, अगर थोड़ा सा याद है तो। नहीं याद है? देखो, क्या सर, अगर मैं बात करता हूं यहां पर स्ट्रेट अवे, एक पब्लिक कंपनी जहां का डायरेक्टर या मैनेजर होल्ड कर रहा है 2% से ज्यादा, तो कह रहा सर आपका डायरेक्टर यहां पर है और आपका ही डायरेक्टर उस कंपनी में भी है, या तो डायरेक्टर है या मैनेजर है, या तो फिर और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर 2% होल्ड कर रहा है। सर 2% पता है कितना होता है आपको? नहीं पता, अंदाजा नहीं है। 650 करोड़ शेयर्स हैं रिलायंस के पास। अब इसका अंदाजा लगा लो, ये शेयर्स बताया, नंबर नहीं। इसको मल्टीप्लाई करो 2500 से, इतना पैसा है उसका। कह रहा अब कोई ऐसा इंसान जिसके कहने पर पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करता है,
कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट है। कह रहा सर सारे के सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हैं, ऑल ऑफ देम। देखो ध्यान रखना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 2 क्लॉज 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 यहां से उठाई गई है। जो वहां आपने पढ़ा था वही सेम चीज यहां अप्लाई होती। ओके, चलते हैं आगे। कह रहा सर कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो रिलेटेड पार्टी के साथ है पर मैं उसे मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कंसिडर करूंगा। मैंने कहा मटेरियल कंसिडर करेगा, कह रहा हाँ हमारे लिए मटेरियल हो जाएगी अगर 1000 करोड़ से ज्यादा की है या 10% ऑफ कंसोलिडेटेड टर्नओवर से ज्यादा की है। दोनों को फुलफिल करना है या एक को भी नहीं। मैंने कहा दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो ही ये माना जाएगा दैट इज अ मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अगली बात पे आता हूं सर। यार अब एक और चीज देखो, अब एक कंपनी है आपके पास। मैंने कहा ठीक है, एबीसी लिमिटेड, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये। उसने एक ट्रांजैक्शन में एंटर किया रिलेटेड पार्टी के साथ, एक अमाउंट है 26 करोड़ रुपए का। टर्नओवर है मेरा एबीसी का 240 करोड़ रुपए स्टैंड अलोन बेसिस पर, और अगर कंसोलिडेशन करके मिला दिया जाए तो 290 करोड़ रुपीस इज द कंसोलिडेटेड वन। इस डेफिनेशन के हिसाब से मुझे क्या देखना है, कंसोलिडेटेड वाला। ठीक है सर, एडवाइस, क्या ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं है। ओ, क्या ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के हिसाब से मटेरियल है या नहीं है। यार सब देखो, सबसे पहली बात मटेरियल कब होती है। मैंने कहा 10% ऑफ कंसोलिडेटेड से ऊपर हो। आपका 10% ऑफ कंसोलिडेटेड अगर इसका निकाला जाए 10% ऑफ 290 इक्वल टू 29 CR। क्या ठीक है, कह रहा यही तो हो रहा है ना आपका, आफ्टर कंसिडरिंग कंसोलिडेटेड ऑफ, ठीक है टर्नओवर ही तो बताया ना आपने ये। हाँ ठीक है, कह रहा और 1000 CR। ठीक है ठीक है, कह रहा अब इन दोनों को कंसिडर करना है। हाँ दोनों को कंसिडर करना है तो क्या हो गया भाई। कह रहा सर दोनों को कंसिडर करना है तो आप 1000 करोड़ कहाँ क्रॉस कर रहे हो, आप तो कम पे हो। अच्छा, कह रहा सर इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसे कंसिडर कर। तो आपका लोअर क्या है, 29 और 1000 CR। मैंने कहा 29। कह रहा 29 को आप एक्सीड कर रहे हो। मैंने कहा हाँ 29 को तो बड़े आराम से एक्सीड कर रहा हूं। आपने ट्रांजेक्शन कितने की करी है, कह रहा 26 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन करी है। कह रहा ठीक है, 26 करोड़ की ट्रांजेक्शन क्या 29 करोड़ को क्रॉस कर रहे हो, कहता नहीं 29 करोड़ को कैसे क्रॉस कर रहा हूं, नहीं कर रहा। ये कैलकुलेशन मैंने निकाली और इन दोनों में से जो लोअर था 290 करोड़ का 10%, 29, 1000 जो लोअर है, लोअर क्या है सर 29। तो 29 करोड़ से अगर आपकी ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो मटेरियल है, ज्यादा नहीं है तो वो इट इज नॉट मटेरियल। सिंपल सा फंडा है। ठीक है सर, इसको कम से कम भी 29 जो आपका 26 करोड़ है, अगर ये 29 करोड़ को क्रॉस करेगा तो जाकर वो एक मटेरियल ट्रांजैक्शन बनेगी। ठीक है, कह रहा हर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अप्रूवल लेना होता है ऑडिट कमेटी का। अब हर एक ट्रांजैक्शन का अप्रूवल लेने तो हम लोग नहीं जा सकते, फिर क्या करेंगे। कह रहा ऑमनिबस अप्रूवल लेकर आ जाएंगे सर, ऑमनिबस अप्रूवल। हाँ, ऑडिट कमेटी को एक ही बार बिठाया और बोला कि भाई चल एक काम कर, अप्रूवल इकट्ठा ही दे दे। अब वो अप्रूवल अमाउंट का हो सकता है, रिव्यू का हो सकता है, 1 साल का है, 6 महीने का है, कुछ अमाउंट का है, कैसे होता है। कह रहा सर इट कैन बी वैलिड फॉर मैक्सिमम 1 ईयर। कम का भी हो सकता है, यस कम का भी हो सकता है। आपका जवाब है बी। क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है अच्छे से नहीं बना हुआ, कोई बात नहीं चलता है। यहां पर इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन्स के लिए ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं चाहिए। अच्छा, अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी नहीं चाहिए ना। वैसे तो हर एक रिलेटेड पार्टी पे अप्रूवल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे अप्रूवल चाहिए होता है, कह रहा पर यहां नहीं चाहिए। दो सरकारी कंपनियों के बीच की डील है सर, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एक होल्डिंग कंपनी और होली ऑन सब्सिडरी के बीच की बात है सर, नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कह रहा ऐश करो अपने घर जाओ, कह रहा ठीक है। कह रहा दो टू होली ऑन सब्सिडरी कंपनीज हैं, एक होल्डिंग कंपनी, कह रहा यहां भी नहीं चाहिए। ठीक है, कह रहा फिर, कह रहा आंसर इज ऑल ऑफ द। इन सारे सिनेरियोज में ऑडिट कमेटी का अप्रूवल होली ऑन सब्सिडरी जहां दिख जाएगा नहीं चाहिए। क्या सर, अब आपने बोला मटेरियल सब्सिडरी, मैंने कब बोला, मतलब बुक ने बोला मटेरियल सब्सिडरी का मतलब क्या होता है। क्या मटेरियल सब्सिडरी का मतलब क्या है, जहां से मेरे को पैसा आ रहा है 20%। 20% देख लेना, 20% आपकी कंसोलिडेटेड इनकम या आपकी कंसोलिडेटेड नेटवर्थ का अगर वहां से आ रहा है
तो दैट इज अ मटेरियल सब्सिडरी, अदरवाइज वो कोई मटेरियल सब्सिडरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे ले चलूं सर, आगे ले चलो सर, उसमें क्या है, हम कोई डरते थोड़ी है। अब इनमें से कौन से ऐसे सिनेरियोज के अंदर आपको 2 दिन एडवांस में, यानी कि 2 days इन एडवांस आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है, एटलीस्ट 2 days इन एडवांस, बायबैक करते हुए, फंड रेजिंग करनी हो, एफपीओ, एपीओ, राइट इशू, एडीआर, जीडीआर, डिक्लेरेशन, रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड के चलते। ओके, कह रहे सर आपने क्या करा, कोई ऑल्टरेशन करनी है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, कह रहा नहीं 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 सर, 2 दिन वाले में ये नहीं आता। अच्छा, फिर क्या क्या आता है, कह रहा 2 दिन वाले में 5 बातें आती हैं, बायबैक, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग आता है, आपने सॉरी फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आप लेकर आ रहे हो, राइट इशू लेकर आ रहे हो, एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, कुछ भी ले आओ सर, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हो, बोनस सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, कह रहा इन सब सिनेरियोज में 2 दिन का काम जरूरी है, बट इधर ऐसा कुछ नहीं होता। यार अब इनमें से ऐसा कौन सा सिनेरियो है जब आपको बोर्ड मीटिंग का जो आउटकम निकल के आएगा उसे विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर अंदर फटाफट से भगा के स्टॉक एक्सचेंज को बताना है कि भाई जैसे ही बाहर आओगे फटाफट से टाइप करके स्टॉक एक्सचेंज को बता देना। कह रहे देखो सर क्या क्या होगा वो, कह रहे डिविडेंड, जैसे ही आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, मैंने कहा ये तो बताना होता है। कह रहा अगर आप री इशू करने जा रहे हो, क्या री इशू कर रहे हो, एक टाइम पर आपने कुछ सिक्योरिटीज को फॉरफिट कर लिया था, अच्छा, कह रहा आप उन्हें री इशू करना चाहते हो, मैंने कहा ठीक है। कह रहा उसके बाद वॉलेंट्री डीलिस्टिंग का मामला आ गया है सर, आपने कहा कि हम अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से हटा रहे हैं, और ऑल ऑफ द अबव, बच्चा क्या करेगा, मेरे साथ बहुत आदत हो चुकी है, ऑल ऑफ द अबव देखते ही फटाफट से सर ऑल ऑफ द अबव ही आंसर है। पर ध्यान रखना हर बार ऐसा नहीं होगा, यहां तो ऐसा हो रहा है क्योंकि पर्पस आपको चीजों के बारे में बताना है। कह रहे सर इनमें से क्या एक वन टाइम कंप्लायंस नहीं है। वन टाइम कंप्लायंस होता है जैसे आपने भाई किसी को अपॉइंट कर लिया, आपने कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करा, एक ही बार बताना है, उसके बाद तुम्हारा नाम गूगल पे आएगा, गूगल पे आएगा सर, हाँ गूगल पे आएगा, बिल्कुल सब टीचर्स का नाम डाल के देखो गूगल पे आता है। ओह, कह रहा आपने कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लिया, वन टाइम कंप्लायंस है, शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट कर लिया, वन टाइम कंप्लायंस है, आपने एक कंपनी की पॉलिसी बनाई किस चीज को लेकर, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि कौन से परमानेंट है और कौन सी 8 years वाले हैं, ये भी वन टाइम कंप्लायंस है, सारे के सारे वन टाइम कंप्लायंस है सर, 3 ही जो आते हैं, ये आपकी आती है रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1, ये वाली आती है रेगुलेशन सब 7 रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1, और ये आती है रेगुलेशन 9 के अंदर। ऐसा क्या कि हाँ सिंपल सा तो फंडा है, इनमें से क्या आपका एक क्वार्टरली कंप्लायंस है, पर क्वार्टर होने के बाद विद इन 21 days फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर ये आपको सबमिट करना होता है, क्या ठीक है, विद इन 21 days। कह रहा हाँ, कह रहा इन्वेस्टर कंप्लेंट है आपके पास, मैंने कहा नहीं, कह रहा क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट, अच्छा, कह रहा मॉनिटरिंग एजेंसी की जो रिपोर्ट है, मैंने कहा ये तो 45 days में जाती है, विद इन 45 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। कह रहा ठीक है, कह रहा सर फाइनेंशियल रिजल्ट, मैंने कहा ये भी 45 days का टाइम, कह रहा एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, मैंने कहा ये 48 hours का टाइम आपके पास इसके लिए होता है, रेगुलेशन मॉनिटरिंग एजेंसी की 32, ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 33, और एडवर्टीजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी आती है 47, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं रेगुलेशन 27, और 21 डेज के अंदर ही आपको ये सबमिट करनी हो, विद इन 21, ये आपका आंसर। ओह, चलते हैं आगे। क्या सर इनमें से मुझे ये बताओ कौन सा आपका वन टाइम कंप्लायंस है, कौन सा क्वार्टरली है, कौन सा एनुअली है, मैंने कहा ये देखो, इन्वेस्टर कंप्लेंट है क्वार्टरली, रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 3 विद इन 21 डेज के अंदर आपको ये कंप्लायंस करना होता है, सेम गोज देयर विद लाइक आपका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है विद इन 21 डेज का टाइम होता है, ये भी आपका क्वार्टरली है रेगुलेशन 31 के हिसाब से। फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टरली भी जाते हैं, हाफ ईयरली भी जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैंने तो अपनी सीक्वेंस क्लियर रखी हुई है, विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। सर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स की अगर मैं बात करूं तो ये हाफ ईयरली कंप्लायंसेस हैं, आधे साल के अंदर हाफ ईयरली कंप्लायंसेस हैं, कितने कितने आपने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आपने करी हैं, रेगुलेशन 23 सब रेगुलेशन 9, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज अगेन इट इज अ हाफ ईयरली। सर एनुअल लिस्टिंग फीस साल भर में जैसे हम लोग एक फीस पे करते हैं आईसीएसआई को, वैसे ही आपकी कंपनी को भी स्टॉक एक्सचेंज को अपनी एनुअल फीस भरनी होती है, सो अगेन बीइंग टर्म्ड एज एनुअल।
उसके बाद चेंजेस टू एनुअल रिपोर्ट, फिर से सर एनुअल रिपोर्ट, अगर एनुअल रिपोर्ट में कोई भी चेंजेस आते हैं तो 48 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ या फिर द कंक्लूजन ऑफ द जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में कहूंगा, रेगुलेशन नंबर 34 के चलते आपको ये काम करना है। अगली बात पे लेकर आता हूं, कह रहा सर 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ बोलो। अब ये बताओ हमारे को, ये जो अगला फंडा आ गया, इतनी सारी रेगुलेशन याद कैसे करेंगे? सब नहीं याद करनी होती, तरीका होता है, पैटर्न होता है। सब अगर याद करने बैठोगे तो कैसे याद कर लोगे? तुम्हारी बुक अगर जो मेरे सामने हमेशा 24 घंटे खुली रहती है, 24 घंटे, हाँ, 511, अगर मैं पीछे का क्वेश्चन पेपर छोड़ दूं, 504 पेजेस की बुक है, मोटा मोटा लगा लो 20 पेजेस की अमेंडमेंट होगी। हाँ, इंस्टीट्यूट तो सेबी का सर्कुलर दे देता है, ये लो जी पढ़ के आओ। सेबी के सर्कुलर में बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं पढ़ना, इधर भी ऐसा बहुत कुछ होता है। खैर एनीवेज, इस बारे में भी बात नहीं करेंगे। रेगुलेशन 31 के चलते हमारे को एक काम करना होता है सर। वो क्या करना होता है? लिस्टेड एंटिटी को स्टॉक एक्सचेंज के पास होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी शेयर होल्डिंग पैटर्न सबमिट करना होता है, हर एक क्लास का। अच्छा, कह रहा सर सेपरेटली, अगर कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग कितनी हो गई है, ठीक है, कितनी हो गई है? मैंने कहा सर ऑफ एनी कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग एक्सीडिंग 2%, 2% से ज्यादा का चेंज जब भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिलेगा तो सबमिट कर देना। कब? विद इन 10 डेज, 10 दिनों के अंदर। ठीक है, 31(1)(c) आपको यही कहता है। आगे लेकर चलता हूं सर, बुक क्लोजर जब की जाती है तो इनमें से किस पर्पस के लिए? डिविडेंड के लिए, बोनस इशू करने के लिए, ऑल ऑफ द अबव है सर। दो आंसर अगर ठीक निकल आते हैं तो भी प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगली बात पे आता हूं, कितने टाइम के अंदर, अगर आपने बुक क्लोजर या रिकॉर्ड डेट निकाली, कितने टाइम के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना होता है? सर दो सिनेरियो आते हैं इसमें। अगर आपका राइट इशू का है, देखो क्वेश्चन क्या हुआ, साइलेंट हो गया। राइट इशू का है तो 3 वर्किंग डेज, अदर देन राइट इशू का तो 7 वर्किंग डेज। अब आपका जो भी आंसर है, कुछ नहीं पूछा, उसने राइट इशू लिख दिया तो राइट इशू का जवाब दे देना, और कुछ नहीं बोला तो 7 वर्किंग डेज का जवाब दे। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर कुछ मेंशन नहीं करा, मेंशन कर दूंगा। अगर जनरली पूछा है तो 7 वर्किंग डेज, राइट इशू स्पेसिफाई करेगा तो 3 वर्किंग डेज का काम यहां पर निकल कर आएगा। कह रहा ओ ऐसा क्या जी, हाँ, 1 जनवरी 2022 से एक चेंज आया मित्रों, और वो चेंज क्या आया कि एंटिटीज को ये बोला गया कि आप अपने सारे डायरेक्टर्स, सॉरी, ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स इंश्योरेंस लेंगे। ठीक है, अब इस एंटिटी के अंदर 2022 में जो चेंज आया, उन्होंने कौन सी एंटिटीज को रेफर किया? एक नोटिफिकेशन आया कि डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस आपको लेना जरूरी है। अब ये बताओ, ये वाला जो नोटिफिकेशन आया वो किन के लिए था? टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज के लिए, 1000 के लिए, या 2000 के लिए, या सबके लिए था? सब करेंगे ये काम? सर 500 के लिए होगा, क्योंकि 1000 के लिए हुआ तो 500 के लिए अपने आप नहीं हो जाएगा। आंसर में अपने आप झोल मत बनाओ, क्योंकि आंसर ने अगर झोल बनाया तो प्रॉब्लम कर देगा। टॉप 1000 एलओडीआर इज प्योरली अबाउट आपको कितना याद है। एक कंपनी के अंदर एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर रखा जाता है, इनमें से उसके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनते हैं? अगर आप कल को अपॉइंट होते हो तो सर आप इनमें से क्या क्या काम करोगे? कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग टू सेबी, बिल्कुल सही है। आप इंश्योर करोगे कि जितनी भी स्टेटमेंट रिपोर्ट आपने फाइल करी है लिस्टेड एंटिटी की, उन सबके अंदर इंफॉर्मेशन सारी की सारी सही है, करेक्ट प्रोसीजर है, बिल्कुल सही है। जो आपके रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं उनको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जा रहा है, बिल्कुल सही सर, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अगली बात पे आता हूं, अगर आप जॉब में नहीं जाते, आप अपनी प्रैक्टिस करते हो, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हो आप, ठीक है सर, तो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के लिए सर्टिफिकेट दे सकते हैं? पता नहीं है तो कुछ है नहीं। अच्छा, बेनिफिशियल ओनरशिप नाम की कोई चीज सुनी होगी, कोई क्वार्टरली कंप्लायंस सुना होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर? पता नहीं सर, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। रेगुलेशन 40 सब रेगुलेशन 9 ऐसा कुछ सुना होगा, नहीं पता, ऐसा फिर से कुछ याद नहीं आ रहा। हो हो।
लिस्टेड एंटिटी को ये इंश्योर करना होता है कि जो भी आपका शेयर ट्रांसफर एजेंट है या जो इन हाउस फैसिलिटी, दो तरीके हैं, या तो बाहर शेयर ट्रांसफर एजेंट है या घर में ही बना रखा है, ठीक है, तो उनका एक सर्टिफिकेट लेकर आना है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से, जो ये इंश्योर करेगा कि जो भी ट्रांसफर, सब डिविजन, कंसोलिडेशन, रिन्यूअल, एक्सचेंज है वो एज पर लॉ हुआ है और सही हुआ है विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एज पर रेगुलेशन 40 सब रेगुलेशन 9, ये काम करना। कंप्लायंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये तो है, सेक्रेटरियल ऑडिट भी है, आंसर इज ऑल ऑफ द अब। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टॉपिक बहुत बढ़िया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक 100 या 200 क्वेश्चन भी इसमें से बनाए जा सकते। इस टॉपिक को एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। तुमने हल्के में लिया, प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आई एम रेडी टू आंसर। मेक श्योर अगर ये वीडियो ज्यादा पुरानी हो जाए तो नई वाली पे कमेंट कर देना यार। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।